Assalamualaikum everyone. Today's video is all about circles. So this video is going to be very concise, in which we will be getting straight to the point with no extra missing details. First we'd be discussing some basic concepts related to the circles, and then we would be diving into the questions. So let us start with the very first point. Before that, we need to know what a circle is. So a circle is simply a closed round shaped figure. This is what a circle looks like. And when we talk about circles, there's a point that we must know before anything else. और वो ये है कि अब सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स लाई करें, लेट्स से कि यहाँ पे पॉइंट ए है, देयर इज़ अ पॉइंट बी, इन सब पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. And we call that fixed point the center of the circle. So if this is the center of the circle, let us denote it with O. तो इस बात का ये मतलब था कि जो ओ बी का डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस x है तो इसका मतलब है कि ओ ए का डिस्टेंस भी x होगा. इसी तरह से इसकी बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स लाया करते हैं उन सब का डिस्टेंस, सिर्फ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेंटर, उन सब का डिस्टेंस इस सेंटर के साथ सेम होगा. ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है उसका भी डिस्टेंस x होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है उसका भी डिस्टेंस x होगा. ठीक है, तो बट वी कॉल दैट डिस्टेंस बाय अ स्पेसिफिक नेम एंड दैट इज़ दिस. इस डिस्टेंस को हम रेडियस कहते हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ एनी लाइन दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. तो ये आपका रेडियस हो जाता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायमीटर. ठीक है, तो अगर आपका ई सेंटर है ओ एंड देयर इज़ अ पॉइंट ए का डिस्टेंस ओ से क्या होगा ये, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस. ठीक है, अब जब डायमीटर की बात आती है तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ अ लाइन दैट कनेक्ट्स टू पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल. अब इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए बी, अगर कोई लाइन इसको कनेक्ट करेगी, वी वुड वी कॉल दिस द डायमीटर ऑफ द सर्कल? वी वुड नॉट, क्योंकि डायमीटर के बारे में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि वो जो लाइन होती है इट मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यानी कि जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है वो लाइन, उसको सेंटर से पास होना ज़रूरी है, एंड ओनली देन दैट लाइन वुड बी कॉल्ड द डायमीटर. इसके लिए वी हैव अनदर नेम एंड दैट वुड बी डिस्कसिंग लेटर, लेकिन अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमीटर. तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट होता है, इस सर्कल की बात करें, इफ़ देयर इज़ अ पॉइंट बी है, तो the diameter is a line that connects two points on the boundary of the circle through the center of the circle. यानी अब ये जो लाइन है वो यहाँ से पास करेगी. Now this AB you can call the diameter of the circle. ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें तो OA का जो डिस्टेंस है, इफ़ दिस इज़ आर, तो ऑफकोर्स ओ बी जो होगा वो भी आर ही होगा, क्योंकि बी का ओ से डिस्टेंस और ए का ओ से डिस्टेंस सेम होगा. अगर ओ ए इज़ आर तो ओ बी हैज़ टू बी आर. एंड डायमीटर वो लाइन है जो कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है और सेंटर से पास कर रही है, तो उसका मतलब है कि ये आपका पूरा डायमीटर हो गया. ओ बी और ओ ए जो है ये तो रेडियस हो गया, और ए बी इज़ द डायमीटर. तो डायमीटर को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इट इज़ आर प्लस आर, तो डायमीटर वुड बी इक्वल टू 2r. तो डायमीटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2r. फिर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द सर्कल. ठीक है, सर्कमफेरेंस आपकी ये जो बाउंड्री होती है पूरी की पूरी, इसको हम कहते हैं सर्कमफेरेंस. ये पूरी सर्कमफेरेंस हो जाती है. ठीक है, अब सर्कमफेरेंस के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसको मैं अभी तक बाउंड्री बोल रही थी, दैट वाज योर सर्कमफेरेंस. तो लेट मी राइट द फॉर्मूला साइड बाय साइड. तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, और इसी तरह से सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ 2πr. एंड सिंस
जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है, हमारे पास है कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। तो इस 2r को हम d से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव chord। अब a chord is a line that connects two points on the circumference of a circle। तो दिस इज द सेंटर O, और सर्कमफेरेंस पे कोई भी दो पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब कॉर्ड वो लाइन होती है जो इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, ठीक है। दिस इज योर कॉर्ड। जो डायमीटर होता है ना, रिमेंबर आई डिड नॉट कॉल दिस द डायमीटर, और इसका रीज़न ये था कि दिस लाइन डिड नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल उस केस में। लेकिन जो कॉर्ड होती है उसके लिए आपकी ये कंडीशन, ये मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि इट हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर। सेंटर से पास करे तो फिर वो कॉर्ड जो होती है उसको आप डायमीटर से कहते हैं, अगर सेंटर से पास नहीं करती तो इट्स सिंपली अ कॉर्ड। तो इसी तरह से जो डायमीटर होता है, अगर ये आपका डायमीटर है CD, इट इज़ अ कॉर्ड। लेकिन अब तो कॉर्ड हमारे पास एक यहाँ पे भी है AB, इसी तरह से आपके पास कोई कॉर्ड ये भी हो सकती है BD। लेकिन जो डायमीटर होता है उसको हम कहते हैं द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये याद रखने कि कॉर्ड के लिए कंडीशन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर से पास करें, लेकिन डायमीटर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बट डायमीटर इटसेल्फ इज़ अ कॉर्ड। फिर आगे हमारे पास आ जाता है आर्क। नाउ एन आर्क इज़ अ सेक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। अब अगर ये पूरी सर्कमफेरेंस है, ये पूरी बाउंड्री जो है सर्कल की, दिस इज़ द सर्कमफेरेंस, तो आर्क इज़ बेसिकली जस्ट अ सेक्शन ऑफ इट। जैसे हम लाइन की बात करते थे कि ये पूरी आपके पास लाइन है जो दोनों साइडों पे जाती जाती है, उसका एक कोई सेगमेंट आप ले लें तो दैट वाज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इसी तरह से सर्कमफेरेंस, ये पूरी बाउंड्री सर्कल की जो है दैट इज द सर्कमफेरेंस, और इसका कोई सेक्शन कहीं से भी आप उठा लें तो दैट यू वुड कॉल द आर्क ऑफ द सर्कल। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल इज सिंपली एनी एंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय टू रेडियाई, एंड इफ दिस इज योर सेंटर O, एक ये रेडियस हो गया आपके पास, कहीं पे भी और कंसिडर कर लें B, तो इन दोनों से मिलके जो एंगल बनता है उसको हम सेंट्रल एंगल कहते हैं, ठीक है। इस केस में दिस इज़ अ सेंट्रल एंगल। उसके अलावा अगर आपके पास कोई सर्कल ऐसे हो, ठीक है, अब एक ये रेडियस है O और एक ये है B, इन दोनों से जो मिलके सेंट्रल एंगल बनेगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, क्योंकि ये तो आपका पूरा डायमीटर ही बन जाता है ना, तो इट्स बेसिकली स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों का जो एंगल, इन दोनों से जो सेंट्रल एंगल बनेगा दैट वुड बी 180 डिग्रीज। फिर देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द सेंट्रल एंगल्स, दैट इज़ कि अब अगर ये सेंट्रल एंगल आपका 60 डिग्रीज़ है, ठीक है, तो इफ़ यू सी समथिंग लाइक दिस, इस तरह से, तो ये वाला एंगल वुड ऑलवेज बी द हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। तो ये हमेशा आपका 60/2 होता है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इफ़ दिस इज़ 60, तो ये हमने ये भी बात पढ़ी थी कि सर्कल के राउंड हमारे पास 360 डिग्रीज़ बनता है। तो इफ़ द टोटल इज़ 360, तो ये बाहर वाला 360 माइनस 60, दिस वुड बी 300, इतना पोर्शन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पोर्शन जो है दिस इज़ 300, और जो सेंट्रल एंगल है दैट इज़ 60। अब एक तो आपके पास बाहर की तरफ से ये एंगल बन रहा था, इसको हम लोगों ने कह दिया कि दिस इज़ द हाफ ऑफ व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल। लेकिन अगर हमारे पास कोई अंदर की तरफ इस तरह से ट्राइंगल बनता है, सॉरी एंगल बनता है, तो देन दिस वुड बी द हाफ ऑफ दिस एंगल, यानी यहाँ पे ये 300/2 होगा। तो सिंपली कि अगर तो आपका सेंट्रल, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, और यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये इस शेप में बन रहा है ना 60, तो जो बाहर की तरफ एंगल होगा वो भी इसी शेप में होगा, तो दिस वुड बी 60/2। लेकिन अगर आपका कोई ये 60 है, दिस इज 300, और अगर हमारा अंदर की तरफ कोई भी एंगल बन रहा है इस तरह से, तो दिस वुड बी, इसकी भी शेप इस तरह से है, ठीक है, और इसकी भी शेप ऐसी है, तो दिस वुड बी हाफ ऑफ दिस 300/2। और इससे रिलेटेड वी हैव अनदर वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड दैट इज़ कि
अब we'd be doing questions जिसमें you would see a circle inscribed in a triangle inscribed in a circle, इसी तरह के questions, ठीक है. तो if you see any one side of triangle playing the role of the diameter, or any one side of the triangle that is same as the diameter of the circle, तो वो triangle हमेशा जो होगा वो right triangle बनेगा. और इसका एक reason भी है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था. अब ये जो इसका सेंट्रल एंगल होगा इन दो रेडियाई से मिलके, दैट वुड बी 180 डिग्रीज. एंड इफ दिस इज़ 180 डिग्रीज, क्योंकि सिंस दिस टोटल इज 360, अगर ये 180 पार्ट है तो इसका नीचे वाला पार्ट ये भी 180 होगा. और अब ये अंदर की तरफ आपका बन रहा है एंगल इस तरह से, तो इसका मतलब है कि ये इस 180 का ये वाला जो 180 है, इवन दो दोनों सेम है, आप जो भी यूज़ करें तो इट डजेंट मैटर. लेकिन बाकी क्वेश्चन में लेट्स से आपका यहाँ पे कुछ और होता है, 120 होता है, तो दिस वुड बी हाफ ऑफ इट. लेकिन इन दिस केस इट इज़ 180, तो हमारे पास ये जो एंगल होगा दैट इज़ 180 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हमारे पास आ रहा है 90 डिग्रीज. तो यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट इट. इफ़ यू सिंपली सी एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल सेम एज द डायमीटर, तो हम कहेंगे वो ट्राइंगल सिंपली राइट ट्राइंगल है. और लास्टली वी हैव द एरिया. अब एरिया क्या होता है? सिंपली इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, you'd be getting the area. Let's solve the questions now. The very first question is this one. अब इसमें हम लोगों ने सिंपली ये एंगल फाइंड करना है x, ठीक है. तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा? अभी हम लोगों ने सबसे पहला जो बात हम लोगों ने डिस्कस की थी वो ये थी कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक फिक्स पॉइंट जो कि सेंटर है उससे डिस्टेंस सेम होगा, और वो डिस्टेंस हम क्या कहते हैं? दैट इज़ द रेडियस. सिंस ओ ए जो है और ओ बी ये रेडियस है, और यानी ये जो डिस्टेंस है ओ ए और ओ बी वो रेडियस है. तो अगर ये रेडियस है तो इट हैज़ टू बी द सेम डिस्टेंस. अगर ओ ए का डिस्टेंस ए है तो दैट इम्प्लाइज ओ बी का भी डिस्टेंस ए है. अब ये बात हम लोगों ने ट्राइंगल्स में डिस्कस की थी कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है उसकी हमेशा दो साइड्स और दो एंगल्स सेम होती हैं. अब यहाँ पे अगर ओ ए भी ए है, ओ बी भी ए है, तो इसका मतलब है दिस ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. अच्छा, और उसके अलावा हमें ये भी पता है कि ट्राइंगल की जितने भी ये मतलब इन तीनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूँ तो दे ऐड अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है. अब एक तो हमारे पास हो गया 50 डिग्रीज. आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन ये होती है कि जो सेम साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी सेम होते हैं. तो ओ ए का ऑपोजिट एंगल ये हो गया और ओ बी का ऑपोजिट एंगल ये हो गया. तो इसका मतलब है कि दिस एंगल बी ऑपोजिट टू ओ ए इज़ एक्स, तो इसका मतलब है दिस एंगल ये वाला जो एंगल है ऑपोजिट टू ओ बी वुड ऑल्सो बी एक्स. ये एंगल भी एक्स हो गया, ये एंगल भी एक्स हो गया, और एक एंगल हमारे पास है 50. इसका क्या मतलब हो गया कि इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो वी शुड बी गेटिंग 180 डिग्रीज. तो दिस इज़ 50 + 2x इज इक्वल टू 180, and then 180 minus 50 gives us 130, and 130 divided by 2 we get 65. तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी आपका 65 है और ये भी एंगल 65 है. तो there you have it, the value of x. Let us solve another question. अब ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, क्वांटिटी ए है और क्वांटिटी बी है. इनको हमने कंपेयर करना है, ठीक है. क्वांटिटी ए में क्या है कि हम लोगों के पास ये जो लेंथ्स हैं इनको हम लोगों ने ऐड करके बताना है कि क्या वैल्यू आती है, और क्वांटिटी बी में आपके पास 1 है, और फिर आपने बताना है कि फिर इट इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1. और ये x5 वगैरह हैं क्या? दीज आर बेसिकली द कॉर्ड्स, ठीक है. x5 इज़ अ कॉर्ड, इसी तरह से x इज़ अ कॉर्ड, zw इज़ अ कॉर्ड, uw इज़ अ कॉर्ड एंड uy इज़ अ कॉर्ड. इन सब को ऐड करके हम लोगों ने एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है. नाउ वी आर गिवन विद द रेडियस कि रेडियस जो है दैट इज़ 0.1. अब अगर रेडियस 0.1 है तो इसका डायमीटर क्या होगा? डायमीटर वुड बी 0.2, ठीक है. रेडियस is 0.1 and since the diameter is 2r तो diameter हमारे पास आ जाएगा 0.2.
अब हम लोगों ने डायमीटर के बारे में ये बात पढ़ी थी कि द डायमीटर इज़ द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अगर एक्स वाई ये सारी बाकी एक्स वाई वाई जी ये सब कॉर्ड्स हैं ना, तो अगर डायमीटर 0.2 है तो इसका मतलब है कि जितनी भी कॉर्ड्स हैं इनकी लेंथ और इनका मेजर जो होगा वो 0.2 से कम होगा। तो इसका मतलब है एक्स वाई वुड बी लेस देन 0.2, इसी तरह से एक्स जी वुड बी लेस देन 0.2 एज वेल, जी डब्ल्यू वुड बी लेस देन 0.2, ये भी 0.2 से कम होगी, ये भी 0.2 से कम होगी, क्योंकि ये सारी कॉर्ड्स हैं। अब हमने इन सब को, अब इनकी हमारे पास कोई डेफिनेट वैल्यू तो नहीं है कि क्या वैल्यू हो सकती है। कैन बी ज़ीरो तो नहीं हो सकती, मतलब इट कैन बी 0.19, इट कैन बी एनीथिंग बट लेस देन 0.2, ठीक है। तो अब हम लोग इनको ऐड कैसे कर सकते हैं, इसका ये तरीका है कि मैं अस्यूम कर लेती हूँ कि सब 0.2 के इक्वल है, इवन दो दे आर नॉट इक्वल टू 0.2, क्योंकि 0.2 द डायमीटर है, तो कॉर्ड्स को 0.2 से कम होना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम अस्यूम बस कर रहे हैं कि ये 0.2 के इक्वल है। तो अगर ये 0.2 के इक्वल हैं तो इनका सम क्या बनता है, प्लस 0.2 यानी 5 इंटू 0.2, इनका सम बनता है 1। क्वांटिटी बी इज़ 1 एज वेल। लेकिन हमें ये पता है कि ये सारी कॉर्ड्स जो थी इनका 0.2 से इनकी वैल्यू कम थी। तो अगर 0.2 से इनकी वैल्यू कम थी तो इसका मतलब है 0.2 अगर हम रखें तो इनका 1 आ रहा है आंसर ऐड करने से। तो अगर 0.2 से कम इनकी वैल्यू होती तो आंसर हमेशा मतलब 1 से कम ही आना था। उसका मतलब है कि क्वांटिटी ए इज़ लेस देन क्वांटिटी बी। We have another question in which we are given the area of entire wheel जो कि 169 पाई है, और जो सिर्फ शेडेड रीजन है यानी इतना ये सारा जो एरिया है that is 144 पाई। and using this information we are to tell the value of t। अब एक पूरा व्हील है जिसका एरिया आपके पास, एक ये व्हील है, ठीक है, इसका एरिया 169 पाई है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 169 पाई। यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169, तो आर आपके पास आ गया 13। तो इसका मतलब है कि इसका एरिया, इसका जो रेडियस है टोटल दैट इज़ 13, ठीक है। उसके बाद इसी सर्कल में हमारे पास एक और सर्कल है इस तरह से, और इस सर्कल का जो एरिया है दैट इज़ 144 पाई। तो अगेन एरिया का फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू 144 पाई। यहाँ से आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12। तो इस पूरे का ये पूरा जो है दैट इज़ 13, लेकिन सिर्फ इतना जो है रेडियस दैट इज़ 12, क्योंकि ये छोटे सर्कल का हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट किया दैट इज़ 12। अब हम लोगों ने सिर्फ इतने पार्ट का एरिया बताना है, सॉरी मतलब इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज़ व्हाट यू आर टू टेल। और वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास ये टोटल हमें पता है कि इसकी लेंथ 13 है और इतने पोर्शन की लेंथ 12 है, और आपने सिर्फ इतने पार्ट की कैलकुलेट करनी है, तो ऑफ कोर्स वी वुड सब्ट्रैक्ट 13 माइनस 12 कर देंगे एंड दिस वुड गिव यू 1। तो यानी कि ये जो टी की वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1। हम लोगों ने सिंपली क्या किया है कि पूरा रेडियस कैलकुलेट किया है यूजिंग दिस फार्मूला, फिर इतने पोर्शन का रेडियस कैलकुलेट किया यूजिंग दिस फार्मूला, उसके बाद हम लोगों ने इस पूरे रेडियस में से इस छोटे रेडियस को आपने सब्ट्रैक्ट किया जिससे हमारे पास इतने से पार्ट का आंसर आ गया। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है इन विच वी आर गिवन विद अ स्क्वायर एक्स वाई डब्ल्यू जी, और इसके अलावा रेडियस गिवन, एंड यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई का लेंथ फाइंड करनी है हमने। तो पी वाई इज़ दिस लेंथ। अच्छा, अब सबसे पहले तो वी आर गिवन विद द रेडियस, ठीक है। तो लेट्स सी कि हम लोग रेडियस को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दिस। सबसे पहले तो इफ़ दिस इज़ द सेंटर, तो ये रेडियस हो गया 3, ठीक है। अगर रेडियस 3 है तो दैट इम्प्लाइज द डायमीटर वुड बी 6, ठीक है। तो
ये हमारा पूरा डायमीटर हो गया। अगर यहाँ पे रेडियस 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा और ओवरऑल ये 6 हो जाएगा। और ऑल्सो ये गिवन दैट इट्स अ स्क्वायर, तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली आपकी लेंथ जो है ये 6 है तो ये भी 6 होगी, और स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सब की लेंथ यहाँ पे 6 हो जाएगी। फिर हमें हम लोगों ने ये पहले स्क्वायर के बारे में पढ़ा था 45 90 के रेशियो के बारे में, कि अगर आपके पास एक स्क्वायर गिवन है, ठीक है, और उसको हम उसका एक डायगोनल जो है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 ट्राइंगल्स में जिनकी रेशियो ये होती है 45 90 की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत इसलिए है कि एक तो आपको स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एंड देन देयर इज़ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है। अब आपने सिर्फ हमें इतनी लेंथ तो हमें पता है, ये तो सर्कल का डायमीटर बन जाता है ना, लेकिन हमें यहाँ से ये वाली लेंथ भी पता करनी है, ठीक है। तो इसके लिए व्हाट इज़ इट दैट वी वुड बी डूइंग, हम लोग पूरा इस डायगोनल की लेंथ फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम इतना पार्ट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और डायगोनल की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये वाला जो ट्राइंगल बनता है इस साइड पे, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना पड़ेगा, और दैट वी विड फाइंड यूजिंग दिस रेशियो, ठीक है। तो 45 90 के रेशियो में वी हैव x एंड x √2। अब ये वाला जो ट्राइंगल है, सिंस दिस इज़ 45, ठीक है, ये भी 45 है एंड दिस इज़ 90, तो 45 की ऑपोजिट आपकी जो लेंथ है दैट इज़ 6, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो यहाँ से 6 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से 6 आ जाएगा और 6 √2 90 के ऑपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास आ गई है 6 √2, ठीक है। तो अब आपके पास इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरी हाइपोटेन्यूज की लेंथ 6 √2 आ गई है। इतनी लेंथ का हमें पहले ही पता है दैट दिस इज़ 6, ओवरऑल इट इज़ 6 √2। लेकिन अब हमें सिर्फ जो है हमें क्या करना है कि अगर मैं इस टोटल लेंथ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लूँ 6 √2 - 6, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास इतने पोर्शन की लेंथ और इतने पोर्शन की टोटल लेंथ आ जाएगी। 600 - 6 इज़ द लेंथ ऑफ दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इनका सम जो है वो आ जाएगा। लेकिन अब हमें इस पार्ट के लेदर चाहिए, इस पार्ट के लेदर चाहिए, तो इसका मतलब है कि इफ़ आई डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से हमें इन दोनों पार्ट्स की सेपरेटली लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज़ 6 3 अंडर, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 3 √2 - 3, तो यानी इतना जो पार्ट है इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है 3 √2 - 3, इसकी भी लेंथ क्या है 3 √2 - 3, और ये वाला जो पार्ट है डायमीटर था, सिंस इसकी लेंथ आपके पास 6 है। तो अब आपके क्वेश्चन में यू वर टू फाइंड पी वाई, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इतने पार्ट की लेंथ है 6, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसकी लेंथ क्या है 3 √2 - 3, तो यू जस्ट नीड टू ऐड दीज two lengths 3 √2 - 3, and this is the length of PY. Now we have another question in which we are provided with the central angle that is 120 degrees. उसके बाद we are also provided with the radius that is 5, and using this we have to find the length of the arc that is AB, यानी इसकी आपने length find करनी है, ठीक है। Now for this very question we would be setting up a proportion, और ये proportion जो है बहुत से questions में आपको solve करने में help करेगा। अच्छा, अब ये कैसे हम करेंगे? We know that एक point के around आपके पास total 360 degrees बनता है, ठीक है, यानी ये total तो 360 है, और फिर आपके पास central angle जो है that is 120 degrees, यानी कि इट इज़ 1/3 ऑफ दिस टोटल 360, और इसको हम इक्वल पुट करेंगे आर्क लेंथ जो आपने फाइंड करनी है, लेट इट बी x, ठीक है।
और ये आपके पूरे सर्कमफेरेंस का कितना पार्ट है उसको डिफाइन करने के लिए हम x ओवर 2/r लिख देते हैं। अब why does this work? ये proportion. It simply implies that the size of the arc is in proportion to the central angle. तो अब ये central angle, if this is 1/3 of the total angle, यानी 360 degrees का 1/3 part है 120, तो दिस implies जो आपकी arc length है that is also the also 1/3 of the total circumference. ठीक है, तो is basically the arc length is simply a fraction of the entire circumference based on the fraction of the central angle compared to a full circle. तो हम लोगों ने पूरे एंगल का एक पार्ट रखा है 120 डिग्री जो कि सेंट्रल एंगल है ऑफ द टोटल दैट इज़ 360 डिग्रीज। ठीक है, तो 120 इज़ 1/3 ऑफ द टोटल एंगल दैट इज़ 360। और इसी तरह से पूरी सर्कमफेरेंस का आप लोगों ने एक पार्ट ले लिया दैट इज़ जस्ट दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसको हम लोगों ने एक्स बोल दिया। तो ये इट इज़ प्रोपोर्शन दैट यू वुड बी सेटिंग अप इन केस यू हैव टू फाइंड द सेक्टर्स एरिया इज़ वेल। और वो भी इन्हीं लाइंस पे वो काम करता है। मतलब कि अगर आपका एंगल जो है दैट इज़ क्वार्टर ऑफ 360, सेंट्रल एंगल इज़ 1/4 मल्टीप्लाई 360, आपके पास अगर ये है, if the central angle is a quarter of 360, then your sector's area would also be the quarter of the total area. तो सिंपली इसका ये मतलब है कि आपने एक बड़ी चीज़ उठाई और उसका एक पोर्शन ले लिया। ठीक है, उसको आपने इक्वल पुट किया, एक बड़ी चीज़ ली और उसका एक सेगमेंट उठा लिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर मैं इसको लिख दूँ, अच्छा, तो सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल, पुट इट इक्वल टू योर आर्क लेंथ जो कि सर्कमफेरेंस का एक सेगमेंट होता है। ठीक है, आर्क डिवाइड बाय टोटल सर्कमफेरेंस। ठीक है, और इसी तरह से वी वुड बी यूजिंग दिस फॉर्मूला फॉर सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल डिवाइडेड पुट इट इक्वल टू द सेक्टर, जितना सेक्टर का एरिया है, एंड द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, अब हम लोगों के पास रेडियस गिवन है दैट इज़ 5। ठीक है, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द रेडियस इन दिस इक्वेशन। 120/360 इज़ इक्वल टू एक्स, और 2π रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है 5। ठीक है, और इसके बाद इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना एंड यू वुड बी गेटिंग 10π/3। तो इस आर्क की लेंथ जो आ गई है वो आपके पास 10π/3 आ जाएगी। और about this formula, the fraction of the circle's angle determines the fraction of the circle's arc and the area that you have. And सिर्फ इनके दरम्यान directly मतलब these two are directly proportional to each other. तो for that very reason this formula works. Provided with the sector's area, यानी इस shaded region का आपके पास area given है that is 8π। ठीक है, और हमें सेंट्रल एंगल गिवन है दैट इज़ 60 डिग्रीज़, और इसको यूज़ करते हुए यू आर टू फाइंड दिस लेंथ। ठीक है, यानी रेडियस आपने फाइंड करना है। तो जो प्रोपोर्शन हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सेट किया था फॉर द आर्क लेंथ, अब वही वाला प्रोपोर्शन हम सेक्टर्स एरिया के रेफरेंस से हम उसी प्रोपोर्शन को सेट करेंगे। तो सेंट्रल एंगल क्या है 60, और टोटल एंगल हमारे पास होता है 360 डिग्रीज़। वी विल पुट इट इक्वल टू द सेक्टर्स एरिया जो कि 8π है, और जो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ठीक है, अब यहाँ से आपने r की वैल्यू फाइंड करनी है 60/360। 8π वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/πr²। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई इट। 360 मल्टीप्लाई 8 2880 आ जाता है। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/48π
इज इक्वल टू 1/πr²। पाई दोनों साइड्स पे कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास आ जाता है दैट r² इज इक्वल टू 48। और अब हम लोगों ने बस 48 का स्क्वायर रूट ले लेना है और इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। 48 divided by 2 gives us 24. This is equal to 6 into 4. This is 2 into 3 and this is 2 square. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 2 की पावर 4 multiply 3. 2 square into 3 and this gives us 4/√3. तो रेडियस यहाँ से हमारे पास आ गया 4/√3. A is the center of a circle whose radius is 8 and B is the center of a circle whose diameter is 8. If these two circles are tangent to one another, what is the area of the circle whose diameter is AB? अब two circles tangent कब होते हैं जब वो एक दूसरे को एक point पे touch करें इस तरह से, तो ये दोनों tangent circles हो गए। अच्छा, A is the center of a circle whose radius is 8. एक circle लेते हैं, अब इस सर्कल का रेडियस क्या है 8 और इसका सेंटर 8 है। फिर वी हैव अनदर सर्कल जिसका सेंटर B है और उसका रेडियस 8 है और उसका डायमीटर 8 है एंड इफ द डायमीटर इज 8 तो इसका मतलब है उसका रेडियस 4 होगा। अच्छा, अब हम एक और ड्रॉ करते हैं सिंस दीज टू आर टेंजेंट टू वन अनदर। ठीक है, अब इसका रेडियस क्या है 4 और इसका सेंटर B है। फिर if these two circles are tangent to one another, what is the area of a circle whose diameter is AB? अब हम लोगों ने उस सर्कल का एरिया फाइंड करना जिसका डायमीटर AB है और वो कौन सा होगा, उसका डायमीटर AB है तो इस तरह से कोई सर्कल बनेगा। यानी कि उसका डायमीटर AB है दैट इज़ 8 + 4 12 उसका डायमीटर बन गया और रेडियस उसका हो गया 6। तो आपने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। रेडियस हमारे पास इसका 6 हो जाएगा एंड दिस गिव्स अस 36 पाई। तो ये वाला जो सर्कल है जिसका डायमीटर AB था उसका एरिया हमारे पास आ गया 36 पाई। Now we are given with the area of a triangle that is 72 square units और इसको यूज़ करते हुए we are to find these two points। सबसे पहले वाले में वो कह रहे हैं कि how much larger is the area of circle than the area of triangle। अब triangle का area तो हमें पता है that is 72 and we have to find the area of the circle in order to compare these two। तो circle का area का फॉर्मूला होता है πr²। तो हमें क्या चीज़ हमें रेडियस फाइंड करने की ज़रूरत है और ये बात हम लोगों ने शुरू में डिस्कस की थी कि अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड है तो उस ट्राइंगल की एक साइड और डायमीटर अगर सेम हो तो दैट ट्राइंगल वुड ऑलवेज बी अ राइट ट्राइंगल। अब इस केस में जो AC है दैट इज़ द डायमीटर as well as one side of this triangle। ये डायमीटर भी है साइड भी है तो इसका मतलब है कि ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है। इट डज़ लुक लाइक अ राइट ट्राइंगल इज़ वेल, लेकिन हमें उन्होंने बोला भी नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो वी कैन नॉट अस्यूम इट ऑन आवर ऑन। लेकिन यहाँ पे अब एक रीज़न हम लोगों ने यूज़ करके एक लॉजिक को यूज़ करते हुए हम लोगों ने ये कहा है कि दिस ट्राइंगल इज़ अ राइट ट्राइंगल। तो यहाँ से ये 90 हो गया। एक एंगल भी आपको गिवन है दैट इज़ 45, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये भी 45 होगा। ठीक है, अब ट्राइंगल का एरिया गिवन है दैट इट इज़ 72 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो
हम इसके लिए क्या करते हैं 1/2। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इज़ इक्वल टू 72 स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके अंदर बेस और हाइट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि 45 दो ऑपोजिट सेम एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड होती है वो भी सेम होती है। तो 45 की ऑपोजिट आपकी बेस बन जाती है इस 45 की, और ये 45 आपकी हाइट आ जाती है। तो इसका मतलब है कि हम इसको बी स्क्वायर से या फिर बी मल्टीप्लाई बी या एच मल्टीप्लाई एच कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर आ जाता है 72। बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई 2 गिव्स अस 144, और यहाँ से आपके पास b की वैल्यू आ जाती है 12। तो ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ठीक है। लेकिन वी नीड दिस हाइपोटेनस, ठीक है। अब सिंस इट इज़ अ ट्राइंगल विद रेशियो 45 45 90, वी हैव x और x√2। तो 45 के ऑपोजिट वाली की तो हमारे पास लेंथ आ गई है, दैट इज़ 12। तो 90 के ऑपोजिट ये वाली है, दैट इज़ x√2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, दैट इज़ 12, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12√2। तो डायमीटर इज़ 12√2। तो इफ़ द डायमीटर इज़ 12√2, डायमीटर होता है 2r के इक्वल, दिस इज़ 12√2 इज इक्वल टू 2r, और यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाती है 6√2, ठीक है। Now we have the value of the radius as well, and that is all we need to find the area, ठीक है। यहाँ पे हम इंसर्ट कर देते हैं इसको, 6√2 स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू पाई 36 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई, एंड दिस गिव्स अस 72 पाई, ठीक है। तो अब सर्कल का एरिया इज 72 पाई एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 72। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 72 पाई माइनस 72, दैट इज़ इट। ये हम कोई पॉइंट 1 में हमसे यही पूछा जा रहा था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है उतना ऑफ कोर्स सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा ट्राइंगल के एरिया से। पार्ट 2 में दे हैव प्रोवाइडेड अस विद द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज़ 84.5 स्क्वायर यूनिट्स, एंड यूजिंग दिस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क BC। तो हमें ये लेंथ फाइंड करनी है BC। तो हम वी वुड बी यूजिंग द सेम प्रोपोर्शन हम लोगों ने पहले सेट किया था, सेंट्रल एंगल डिवाइड बाई टोटल एंगल इज इक्वल टू द आर्क लेंथ जो आपने फाइंड करनी है, लेट इट बी x, और डिवाइड बाई टोटल सर्कमफेरेंस दैट इज़ 2 पाई r। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, एक तो रेडियस फाइंड करना है और एक सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। तो हम लोगों ने ये पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि इट इज़ अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि एक जो डायमीटर है और ट्राइंगल की एक साइड ये सेम है, तो इससे ये 90 डिग्रीज़ का ट्राइंगल है, इट्स अ राइट ट्राइंगल, ठीक है। इफ़ दिस इज़ 90, एक 45 हमें पहले से गिवन है, तो ऑफ कोर्स दिस वुड बी 45 इज़ वेल। तो यानी कि इसकी रेशियो क्या है, 45 45 90। एंड ऑल्सो वी कैन टेल दैट इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल सेम है, तो उसका मतलब है इनकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो भी सेम होंगी। तो एरिया तो 84.5 गिवन है, तो सिंस बेस है सेम एज हाइट, तो हम इसको बी स्क्वायर ही लिख लेते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 84.5, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी की 13, यानी दिस इज़ 13 एंड दिस इज़ 13 इज़ वेल। तो 45 के ऑपोजिट वाली 13 है, तो इसका मतलब है 90 के ऑपोजिट वुड बी 13√2। यहाँ से आपके पास आ जाता है डायमीटर 13√2। नाउ सिंस डायमीटर इज इक्वल टू 2r, तो r वुड बी इक्वल टू डायमीटर ओवर 2। इफ़ डायमीटर इज 13√2, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 13√2 ओवर 2, ठीक है। अब यहाँ हम लोग रेडियस को साइड पे लिख लेते हैं 13√2 ओवर 2, और अब हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सेंट्रल एंगल। तो इन द वेरी बिगिनिंग हम लोगों ने एक रिलेशनशिप डिस्कस किया था सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल के दरमियान। तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है, इट इज़ सिंपली एनी एंगल सबटेंडेड एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल बाय द टू सेम पॉइंट्स। कहीं पे भी किसी दो सेम पॉइंट से जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसे हम इंस्क्राइब्ड एंगल
कहते हैं। और फिर हम लोगों ने रिलेशनशिप डिस्कस किया था इंस्क्राइब्ड एंगल और सेंट्रल एंगल का, दैट द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज ऑलवेज ट्वाइस द इंस्क्राइब्ड एंगल दैट सबटेंड्स द सेम आर्क। यानी कि इफ दिस इज योर सेंट्रल एंगल जो कि इन दो पॉइंट्स ने सबटेंड किया, इफ दिस इज एक्स, तो इन्हीं दो पॉइंट से सर्कल के किसी भी और जगह पे जो सबटेंड किया जाएगा दैट वुड बी द हाफ ऑफ दिस एंगल, तो ये हो जाएगा x/2। ठीक है, तो इंस्क्राइब्ड एंगल जो होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, बी सी का जो आपने आर्क लेंथ फाइंड करना है। तो इसका मतलब है सेंट्रल एंगल हम लोगों ने वो एंगल फाइंड करना है जो कि बी सी ने सबटेंड किया। सेंट्रल एंगल तो आपका ये हो गया बी सी, और दूसरा एंगल बी सी कौन सा सबटेंड कर रहा है, दैट इज़ द एंगल बी ए सी। दिस इज़ द इंस्क्राइब्ड एंगल, और जो सेंट्रल एंगल है जो कि यहाँ से आता है, अगर हम इसको ओ कहते हैं तो दैट वुड बी बी ओ सी। ये आपने फाइंड करना है, और बी ए सी हमें गिवन है 45। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन इंस्क्राइब्ड एंगल इज 45, सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है। सेंट्रल एंगल वुड बी इक्वल टू 45 इंटू 2, दैट वुड बी 90। तो यहाँ से आपके पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा 90, ये। ठीक है, और इस सारे को करने की ज़रूरत भी नहीं थी, हमें सिंपल ही पता चल सकता है अगर आपको जो शुरू वाली मैंने बात बताई थी सेंट्रल एंगल और इंस्क्राइब्ड एंगल के रिलेशन के बारे में, कि जब भी ये आपके पास बी सी गिवन है ना, और हमें एक बी सी का एंगल नज़र आ रहा है इस तरह से, जो बी सी ने सबटेंड किया दैट इज़ 45, और हमें ये पता है कि ये एंगल हमेशा जो होता है, जो सेंट्रल एंगल होता है उसका हाफ होता है। अब सेंट्रल एंगल जो है वो तो इस तरह से बन रहा है बी सी, तो इफ़ दिस इज़ 45 और ये इस एंगल का हाफ है, तो ये एंगल वुड बी ऑफ कोर्स द डबल ऑफ दिस एंगल, तो ये आपके पास 90 आ जाएगा यहाँ से, तो ये 90 हो गया। अब यही वैल्यूज़ हम इस प्रोपोर्शन में इंसर्ट कर देंगे। सेंट्रल एंगल 90 हो गया, टोटल एंगल 360 होता है, आर्क लेंथ आपने फाइंड करनी है, रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2 पाई 13√2/2, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है दैट इज़ 13√2 पाई/4। अब हमें सर्कल का एरिया गिवन है दैट इज़ 81 पाई, और फिर से हम लोगों ने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ। ठीक है, और इसके लिए भी हम पहले वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय द टोटल एंगल दैट इज़ 360 इक्वल टू द आर्क लेंथ एंड डिवाइडेड बाय द सर्कमफेरेंस। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो रेडियस चाहिए और दूसरा सेंट्रल एंगल आपने फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया तो हमें गिवन है ऑलरेडी सर्कल का दैट इज़ 81 पाई, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 81 पाई, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा r इज़ इक्वल टू 9, तो रेडियस हमें मिल गया 9। ठीक है, अब हम लोग अस्यूम तो नहीं बल्कि ये आपका कहीं यहाँ पर सेंटर होगा, लेट इट बी ओ। तो इंस्क्राइब्ड एंगल तो हमें गिवन है, यानी जो ए सी एंगल सबटेंड कर रहा है, एक तो वो ये हो गया एंगल ए बी सी विच इज़ 40, लेकिन सेंट्रल एंगल क्या है, दैट इज़ द एंगल ए ओ सी, एंड वी नो दैट द इंस्क्राइब्ड एंगल इज़ it is the half of the central angle. तो central angle would be this। ठीक है, अगर ये आपका 40 है, एंगल ए बी सी जो है दैट इज़ द हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। तो इस तरह से एंगल ए ओ सी वुड बी द डबल ऑफ एंगल ए बी सी, उसका ट्वाइस होगा, तो इसका मतलब है 14 × 2 गिव्स यू 80, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 80, सेंट्रल एंगल हमें मिल गया 80। अब ये हम इस रिलेशन में इंसर्ट कर देते हैं 80
over 360 is equal to x, रेडियस की वैल्यू इज़ 9, 2 पाई इंटू 9, और इसके सिंप्लीफिकेशन के बाद वी वुड बी गेटिंग x इज़ इक्वल टू 4 पाई। तो ये आर्क लेंथ जो है दैट इज़ 4 पाई एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इन दिस वेरी क्वेश्चन दे प्रोवाइडेड अस विद द एरिया ऑफ सर्कल दैट इज़ 180 यूनिट्स, and using this we have to find the area of the sector OAB and the sector OCD, यानी इन दोनों सेक्टर्स का कंबाइन एरिया फाइंड करना है। तो वी वुड बी यूजिंग द सेम प्रोपोर्शन जो हम लोगों ने पहले सेट किया था, दैट सेंट्रल एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल इज़ इक्वल टू, तो वी शुड राइट एक्चुअली 360, क्योंकि ये हमेशा 360 होता है। और उसके बाद पहले जैसे हम आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस करे थे, क्योंकि आर्क लेंथ जो था वो सर्कमफेरेंस का एक पोर्शन था, इसी तरह से अब सेक्टर जो होगा वो पूरे टोटल एरिया का एक पोर्शन होगा। तो सेक्टर्स एरिया जिसको आप एस के लें और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अब हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स में ये रिलेशन पढ़ा था कि ये वर्टिकल एंगल्स होते हैं, दिस एंगल इज़ 40 तो दिस इम्प्लाइज दिस इज़ 40 इज़ वेल। ठीक है, इफ दिस इज़ 40 तो ये वाला एंगल जो है दिस इज़ 40 इज़ वेल। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल तो हमारे पास है पहले से ही, दैट इज़ 40 over 360। सेक्टर्स एरिया आपने फाइंड करना है और टोटल एरिया हमें गिवन है दैट इट इज़ 180 यूनिट्स। तो यहाँ से S would be equal to 40 into 180 divided by 360 and this equals 20। ठीक है, तो इधर से तो हमारे पास एक सेक्टर का एरिया आ गया दैट 20। अब सिंस इनका एंगल सेम है दोनों का, तो उसका मतलब है ये वाला जो है इसका भी एरिया 20 होगा, इसका भी एरिया 20 है, तो 20 + 20 गिव्स यू 40 यूनिट्स हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का मिला के।